हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीसरे पार्ट के बारे में, जो कि होगा हमारा आखिरी पार्ट। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जोश पकड़ा, बैस्टिल का किला टूटा, मोनार्की ख़त्म हुई और फ्रांस रिपब्लिक बना। हमने रेन ऑफ टेरर और उसके बाद डायरेक्टरी रूल के बारे में भी जाना। याद है ना, रॉबेस्पियर और लाल टोपी वाले जैकोबिन्स। और हाँ, औरतों के स्ट्रगल को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर पार्ट 2 मिस कर दिया है तो टेंशन नॉट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाकर देख कर आओ। तो अब आगे क्या? रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की जिंदगी में क्या बदलाव आए, और ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था जिसकी एंट्री होने वाली थी। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस पार्ट में, सो सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पहला बड़ा टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी का अंत। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को आज़ादी और बराबरी के आइडियाज़ दिए। तो क्या ये आइडियाज़ सबके लिए थे? क्या गुलामों को भी आज़ादी मिली? चलो पता करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये स्लेवरी का सीन क्या था। जैकोबिन्स याद है ना, रॉबेस्पियर वाले। उनके टाइम में एक बहुत बड़ा और रेडिकल चेंज आया, फ्रांस की कॉलोनीज में स्लेवरी को ख़त्म करना। अब आप सोचोगे कॉलोनीज क्यों इम्पोर्टेंट थी। फ्रांस की कैरेबियन में कुछ कॉलोनीज थी, जैसे मार्टिनिक, ग्वाडलूप और सैन डोमिंगो। यहाँ से टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी जैसे वैल्यूएबल गुड्स आते थे, मतलब कि पैसा ही पैसा। लेकिन इन कॉलोनीज में काम कौन करेगा? प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियंस इतनी दूर अनजान जगहों पर जाकर काम करना नहीं चाहते थे, तो प्लानिटेशन पर वर्कर्स की कमी हो गई। अब सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक बहुत ही ब्रूटल सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया स्लेव ट्रेड का। 17वीं सेंचुरी से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। कैसे होता था ये? फ्रेंच मर्चेंट्स बॉर्डोक्स या नेंटस जैसे पोर्ट सिटीज से जहाज लेकर अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे। वहाँ वो लोकल अफ्रीकन लीडर्स से स्लेव्स यानी कि गुलाम खरीदते थे। फिर उन गुलामों को ब्रांड किया जाता था, यानी कि दागा जाता था। उन्हें शैकल्स यानी कि बेड़ियों में जकड़ा जाता था और बुरी तरह से जहाज़ों में ठूस ठूस कर भरा जाता था। ये सफ़र 3 महीने का होता था, अटलांटिक ओशन के पार कैरेबियन तक, और ये बहुत ही भयानक होता था। कैरेबियन में पहुंचकर उन्हें प्लानिटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था, जहां उनसे ज़बरदस्ती बहुत ही बुरी कंडीशन में काम करवाया जाता था। ये सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है ना। तो इस स्लेव ट्रेड का असर क्या हुआ? इन गुलामों की फोर्स्ड लेबर की वजह से ही यूरोपियंस को बहुत सारा शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो मिल पाता था। इससे इन चीज़ों की डिमांड और भी बढ़ गई, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा डिमांड। और इस स्लेव ट्रेड से बॉर्डोक्स और नेंटस जैसे फ्रेंच पोर्ट सिटीज़ को ज़बरदस्त इकोनॉमिक सक्सेस मिला। उनके लिए तो ये फ़ायदे का सौदा था, लेकिन उन बेचारे गुलामों का क्या? क्या फ्रांस में इस स्लेवरी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी? तो देखो, बहुत टाइम तक तो फ्रांस में स्लेवरी की ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा था। नेशनल असेंबली में इस बात पर चर्चा ज़रूर हुई कि क्या राइट्स ऑफ मैन सभी फ्रेंच सब्जेक्ट पर लागू होने चाहिए, कॉलोनीज़ के लोगों पर भी। लेकिन उन अमीर बिजनेस ओनर्स के डर से जो स्लेव ट्रेड से मुनाफा कमा रहे थे, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कोई कानून पास नहीं किया गया। देख रहे हो पैसे की पावर। फाइनली 1794 में कन्वेंशन, जो कि नेशनल असेंबली के बाद जो ज़्यादा रेडिकल गवर्नमेंट आई थी, जो कि रॉबेस्पियर के टाइम में आई थी, उसने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस में सभी स्लेव को आज़ाद कर दिया। लेकिन ये जीत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। 10 साल बाद जब नेपोलियन पावर में आया, उसने स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया नेपोलियन ने? इसके पीछे भी इकोनॉमिक रीजंस थे। फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को परमानेंटली 1848 में ख़त्म किया गया। अब बात करते हैं हम रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ के बारे में। तो रेवोल्यूशन सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस नहीं लाता,
बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आम जिंदगी को कैसे बदला, चलिए देखते हैं। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का एम सिर्फ कानून बदलना नहीं था, बल्कि डेली लाइफ को भी बदलना था। कैसे? उन्होंने ऐसे कानून पास किए जिससे लिबर्टी और इक्वेलिटी के नए आइडियल्स लोगों की एवरीडे एक्सपीरियंस में दिखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले क्या होता था, किंग की मर्जी के बिना कुछ भी प्रिंट या पब्लिश नहीं हो सकता था, लेकिन अब सेंसरशिप खत्म। इसका मतलब था कि रिटर्न मटेरियल्स जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज गवर्नमेंट की चेकिंग या कंट्रोल के बिना प्रिंट या पब्लिश हो सकते थे। याद है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन? उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था, यानी आपको बोलने की और अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था कि अलग अलग ओपिनियंस और इवेंट्स के बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस किए जा सकते थे। ये पहले से बहुत बड़ा चेंज था, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कि लोग क्या पढ़ेंगे और क्या सुनेंगे। अब अलग अलग साइड के लोग अपनी बातों को लिखकर और पब्लिश करके दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते थे। अब हर कोई अपनी बात कह सकता था। अब सिर्फ लिखने से ही नहीं, और भी तरीके थे जिससे नए आइडियाज फैल रहे थे, जैसे प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशंस, यानी कि उत्सव या जुलूस बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ये एक तरीका था जिससे वो लिबर्टी या जस्टिस जैसे आइडियल्स को समझ सकते थे और उनसे जुड़ सकते थे। जैसे गाने, कहानियाँ, नाटक, इन सब के थ्रू आम लोगों तक रेवोल्यूशन के मैसेज पहुंच रहे थे। और अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम हमने कई बार सुना, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया। इसके साथ ही रेवोल्यूशनरी पीरियड का एक तरह से अंत हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। अब एम्परर बनने के बाद नेपोलियन ने क्या किया, उसने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से को जीतने का प्लान बनाया। उसने पुरानी रूलिंग फैमिलीज को हटा दिया और नए किंगडम्स बनाए, जहां उसने अपने फैमिली मेंबर्स को राजा बना दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था, वो यूरोप को बदलना चाहता था। उसने बहुत से नए कानून इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी आपकी ज़मीन, आपका घर वो सेफ रहेगा, और वेट्स एंड मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था, जैसे आजकल हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर्स। इन चेंजेस का एम था चीज़ों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाना। तो कुछ अच्छे काम भी किए थे। अब जानते हैं नेपोलियन की लेगेसी। तो नेपोलियन की लेगेसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसे समझना इतना आसान नहीं। शुरू में यूरोप में बहुत से लोगों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखा। उन्हें लगा कि वो उन्हें ऑप्रेसिव रूलर से आज़ादी दिलाएगा और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लाएगा। लेकिन जल्द ही नेपोलियनिक आर्मीज को एक इन्वेडिंग फोर्स यानी कि हमलावर सेना के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। नेपोलियन को आखिरकार 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हार के बावजूद उसने जो बहुत से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे जिनसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ फैले, जैसे लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, उनका यूरोप के दूसरे हिस्सों के लोगों पर बहुत गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट यानी कि दूरगामी प्रभाव पड़ा, उसके जाने के बहुत बाद तक भी। तो उसने अनजाने में ही सही रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को और फैला दिया। तो अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंजाम पर आ गए हैं। इस पूरे रेवोल्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट लेगेसी क्या है, हमने इससे क्या सीखा? तो पहला है लिबर्टी यानी कि आज़ादी, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार। तो इनके आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन है। ये आइडियाज़ फ्रांस से निकलकर 19वीं सेंचुरी में बाकी यूरोप में फैले और बहुत सी जगहों पर फ्यूडल सिस्टम्स यानी कि ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया। यहाँ तक कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़, जो देश गुलाम थे, वहाँ के लोगों ने भी जुल्म से आज़ादी के इस आइडिया को इस्तेमाल किया और अपने देश को आज़ाद बनाने के लिए आंदोलन किए। सोचो, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी कहीं ना कहीं इन आइडियाज़ का इंस्पिरेशन रहा होगा।
आपकी बुक में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल दिया गया है। ये वो इंडियंस थे जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस से आ रहे आइडियाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। चलो चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1774 में लुइस 16 फ्रांस का राजा बना, खजाना खाली, जनता में गुस्सा। फिर आता है 1789, ये साल तो रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, थर्ड ईस्ट स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई, टेनिस कोर्ट ओथ याद है ना। फिर बेस्टिल किला टूटा जो कि 14 जुलाई 1789 में हुआ था। फिर गाँव में किसानों ने विद्रोह किया। फिर आता है 1791, इस साल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिससे राजा की पावर लिमिट हो गई और लोगों को बेसिक राइट्स मिले। फिर 1792 से 1793 के टाइम में फ्रांस रिपब्लिक बना, मोनार्की खत्म हुई और किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। और जैकोबिन रिपब्लिक का टाइम, जहाँ पे रॉबेस्पियर, रेन ऑफ टेरर, फिर वो भी खत्म हुआ और डायरेक्टरी ने रूल किया। फिर 1804 में नेपोलियन एम्परर बना फ्रांस का और 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हार गया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। हमने देखा कि कैसे फ्रांस के लोगों ने आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। स्लेवरी ख़त्म हुई, ठीक है, भले ही टाइम लगा, आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आए और नेपोलियन जैसे पावरफुल फिगर्स आए और गए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी वो है आइडियाज़ की पावर, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये आइडियाज़ आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सीरीज़ पसंद आई होगी और चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये पूरा सफ़र, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछना। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे और भी एक्साइटिंग चैप्टर्स और टॉपिक्स आने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और हमेशा क्यूरियस रहो। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।